Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome back to my YouTube channel Inside Classes हरिद्वार। आज के क्वेश्चन सीरीज़ में इस बार का क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं नीट 26, यस, उसके लिए कुछ प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ और ये इंटैक्ट पूरे इंटायर क्लास 11 क्लास 12 के टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following correctly define the systematics? Systematics क्या है? First option, study of identification of organism. B, study of classification of organisms. C, study of diversity and evolutionary relationships among organisms. And D, study of nomenclature only. C is correct one. Study of diversity and evolutionary relationship, and don't forget evolutionary relationship means phylogenetic. ठीक है, फाइलोजेनी जिसको हम बोलते हैं, फाइलोजेनी का मतलब ही होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताया जाता है अमंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? देखो, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम को कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसमें एक्चुअली ये बेसिकली टू नेमिंग सिस्टम है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनका एक साइंटिफिक नेम है और वो नेम एक रूल्स के तहत दिया गया जिसका नाम था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं मैंगीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो के बारे में, तो मैंगो ऑल ओवर द इंडिया की ही बात कर लो, डिफरेंट स्टेट में मैंगो को डिफरेंट नेम से कॉल किया जाता है, मतलब उसकी डिफरेंट वैरायटी है ना। तो एक कंबाइंड, या पोटैटो को ही ले लो, पोटैटो को हम कॉमनली हिंदी में आलू बोलते हैं, इंग्लिश में पोटैटो बोल देते हैं। डिफरेंट स्टेट में आलू को या पोटैटो को अलग अलग तरीके से कॉल किया जाता है। आप मुंबई का देख लो, मुंबई में बटाटा बोला जाता है ना, कहीं पटाटा बोला जाता है। तो इतने डाइवर्सिफिकेशन है उसके नेमिंग को लेके, तो एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नाम, वन नेम, और वो नेम साइंटिफिक नेम है। लेकिन उसके रूल्स क्या हैं? रूल्स ये है कि इसमें जो दो नेम होते हैं, एक नेम जो कि नेम ऑफ जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नेम नेम ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। जो जेनेरिक नेम होता है उसको जब भी हम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, इट शुड बी कैपिटल। एंड जो नेम ऑफ स्पीसीज इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अब देखते हैं चॉइस क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन, बोथ जीनस एंड स्पीसीज नेम्स आर रिटन इन कैपिटल लेटर। बिल्कुल भी नहीं। जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज विथ स्मॉल लेटर। लेट्स सपोज मैं एक नाम यहाँ पे लिख रही हूँ, बताओ क्या लिखूँ? पैंथेरा टिग्रिस या मैंगीफेरा इंडिका? मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इंडिका, ये नाम जो है नेम ऑफ जीनस को बता रहा है तो उसका पहला लेटर कैपिटल है। ये नाम स्पीसीज को बताएगा और इसका जो स्टार्टिंग लेटर है, मतलब पूरा का पूरा लेटर तो उसका स्मॉल में ही होगा। स्टार्टिंग लेटर की बात हम करें तो वो भी स्मॉल से ही रिप्रेजेंट होगा। तो दिस इज द जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम का मतलब नेम ऑफ जीनस which represent the name of genus। ठीक है, और दिस वन इज द स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम। और जो स्पेसिफिक नेम होता है वो नेम ऑफ स्पीसीज को बताता है, स्पीसीज। क्लियर? तो हमें तो भाई चॉइस ही मिल गया, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे मैं नहीं जाऊंगी, वैसे पढ़ लेना क्योंकि है ना, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, हाँ ठीक है, अगर ऑप्शन आपको पहले ही मिल गया तो आप उसको मतलब लॉक कर दो, लेकिन फिर भी एक बार अदर ऑप्शंस को भी थोड़ा देख लेना, गो थ्रू कर लेना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स जो आती है वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आती है, कंफ्यूजन भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। बट लेकिन आप इस बात को जरूर माइंड में रखना, मोस्ट ऑफ द असर्शन रीजन के क्वेश्चन का आंसर ए होता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितने भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन मिलेंगे सबके आंसर आप ए लगा के आ जाना, हो सकता है वो सही भी हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन रीजन। बोटैनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क आर इंपॉर्टेंट फॉर द टेक्सोनोमिक स्टडीज। बिल्कुल सही है। रीजन, दे प्रोवाइड लाइव स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन। तो हम ए के साथ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, who proposed the 5 kingdom classification? 5 kingdom classification system को देने वाले साइंटिस्ट थे R.H. Whittaker, in which year? 1969। कभी कभी ईयर भी पूछा हुआ है तो आप है ना ईयर को भी माइंड में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following is not a characteristics of kingdom Monera? पहले तो एकदम
एवरीवन अपने माइंड में एक चीज क्लियर कर लो, मोनेरा क्या है? सबसे पहला किंगडम, उसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा? यूनिसेल्युलैरिटी, यानी जितने मेंबर इसके होंगे वो सिंगल सेल वाले होंगे, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें बोला क्या है? नॉट। तो जब कभी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप पहले अंडरलाइन करोगे नॉट या करेक्ट और इनकरेक्ट, जो पूछा जा रहा है उसको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि वो आपके माइंड में रहेगा। नॉट वाला फीचर इसमें से ढूंढना है। प्रोकैरियोटिक सेल तो ये है, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ये भी है, प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस यस, ये तो यूकैरियोट का फीचर होता है, सेल वॉल प्रेजेंट इन मोस्ट। तो चलो मोनेरा में भी, जैसे बैक्टीरिया की बात कर लो तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है जो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। फिर आ गया एसएसएन रीजन। एसएसएन रीजन में जो ये क्वेश्चन है, फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। देखो जैसे ही किंगडम फंजाई आता है, दो चीज अपने माइंड में रखना, एक क्लोरोफिलस, मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो एक क्लोरोफिलस हो गया। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अनेबल होंगे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वो अपना भोजन नहीं बना सकते, मतलब ये ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये हेटेरोट्रॉप की कैटेगरी में आएंगे। तो 2 पॉइंट्स क्या याद रखना है फंजाई के लिए? हेटेरोट्रॉप्स एंड ए क्लोरोफिलस। अब आगे देखते हैं। फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी यहाँ पे भी मैं सही हो गई। एसएसएन रीजन का क्वेश्चन है और चॉइस ए ही करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following groups has dominant sporophytic? Yes, क्या पूछ रहा है? Dominant sporophytic generation and well-developed vascular system. Well-developed vascular system, मैं तो बस डायरेक्ट टेरिडोफाइट्स को लगाऊंगी, बोलो क्यों? ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होता है, ठीक है, 60-40 वाला रेशियो याद है? तो ये इसमें 60% गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफिटिक स्टेज होता है, 40% स्पोरोफिटिक होता है। तो ये तो गया। अब अलगी की बात कर लो, अलगी में मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? गैमेटोफिटिक होता है, क्योंकि वहाँ पे वही डोमिनेट करता है, तो ये भी नहीं होगा। फंजाई की बात कर लो तो फंजाई तो भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका भी जो मेन प्लांट मतलब स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो चलो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है, मतलब 2n वाला होता है, और वो फ्री होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है। तो और दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू, तो ये तो फंजाई में नहीं मिलेगा ना। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। वैस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट का फीचर नहीं है, अलगी का फीचर नहीं है, ये टेरिडोफाइट का फीचर है। अब एक और पॉइंट इसमें आता है, इस पे एक क्वेश्चन, मतलब अदर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, आंसर क्या होगा? यही होगा। टेरिडोफाइट्स क्या हैं? फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स याद करो, जो प्लांट किंगडम में बताया था, प्लांट किंगडम को 2 ग्रुप में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को अगेन 3 डिवीजन में बांट दिया, कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा किसके अंदर आया? क्रिप्टोगेम्स का ही तो एक टाइप है। तो फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, ऐसा क्रिप्टोगेम्स जिसके पास वैस्कुलर सिस्टम पहली बार आया, तो वो था टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट से ही वैस्कुलैरिटी शुरू होती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन एसर्सन रीजन। जिम्नोस्पर्म्स डोंट प्रोड्यूस फ्रूट, ठीक है, दे लैक ओवरी इन देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्मा दैट इज द सीड। तो नेकेड सीडेड प्लांट जो होता है, जो जिसका सीड कवर्ड नहीं होता है, क्यों नहीं कवर होता है? क्योंकि वहाँ पे ओवेरियन वॉल नहीं है, ओवरी नहीं है, तो दे लैक ओवरी इन देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म डोंट प्रोड्यूस फ्रूट, क्योंकि ओवरी से फ्रूट बनता है, तो ओवरी नहीं है तो फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। इसमें भी एसएसएन रीजन ए ही करेक्ट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड?
अलगी डोमिनेंट स्पोरोफाइट, अभी मैंने बताया अलगी जो है उसमें डोमिनेंट स्टेज जो होता है वो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है एन। ब्रायोफाइट वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, यस, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे करेक्टली मैच ही पूछा है। तो ब्रायोफाइट्स वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए इसके इस नेचर की वजह से इसे कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। एंजियोस्पर्म नेकेड सीड नहीं भाई, ये जिम्नोस्पर्म का फीचर है। जिम्नोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन नहीं, ये एंजियोस्पर्म का एक्सक्लूसिव फीचर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? यस, साइकन निडेरिया है नहीं भाई, निडेरिया जो है वो सिलेंट्रेट होता है, तो ये तो गया। प्लीरोब्रैंकिया टिनोफोरा, यस एब्सोल्युटली राइट। एस्केरिस एनिलिडा, नो, ये निमेटोहेलमिन्थिस है, एस्के हेलमिन्थिस है। पेरिटिमा पोस्टुमा इज एन एनिलिडा, ना कि ये आर्थ्रोपोडा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन ऑल निडेरियंस, निडेरियंस मतलब सिलेंट्रेट की बात हो रही है। ऑल निडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल सही बात है। जितने निडेरियंस हैं, यानी फाइलम सिलेंट्रेट की अगर हम बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसमें दो जर्मिनल लेयर होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये अलग बात है कि इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म के बीच में एक नॉन सेलुलर लेयर होता है जिसे मेसोग्लोया कहा जाता है। यही चीज अगर पोरिफेरा में पूछा जाएगा, वो भी डिप्लोब्लास्टिक है, बट वहां पे जो नॉन सेलुलर लेयर है वो मेजेनकाइम होता है। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा? ऑल निडेरियंस आर डिप्लोब्लास्टिक, सही बात है। दे हैव ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच फीचर इज कॉमन टू ऑल कॉर्डेट? देखो कॉर्डेट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? नोटोकॉर्ड का होना। देखो कहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेजेस, यस बी। 13, in which plant is the root modified for storage of food? बताओ रूट का मॉडिफिकेशन, टैप रूट्स मॉडिफिकेशंस पढ़ा होगा आपने, कैरेट, रेडिस, टर्निप, है ना, ये सब रूट मॉडिफिकेशन में आते हैं। तो कैरेट का हम बेसिकली क्या खा रहे हैं? रूट। in which plant is the root modified for the storage of food? तो कैरेट आंसर होगा। मेज, एंडोस्पर्म, पूरा इंटैक्ट उसका एंडोस्पर्म खाते हैं। Question number 14, which of the following shows the racemose? Racemose, yes, racemose inflorescence। पहले तो आप मुझे ये बताओ inflorescence होता क्या है? Inflorescence, it is the arrangement of flower on the floral bud। floral bud पे जो flower का arrangement होता है उसे हम inflorescence कहते हैं। तो racemose inflorescence mustard में reported होता है, C ऑप्शन करेक्ट। अगेन असर्शन रीजन, रेटिकुलेट वेनेशन इज मोस्टली फाउंड इन डाइकॉट लीफ, बिल्कुल सही बात है। रेटिकुलेट वेनेशन जो होता है वो डाइकॉट का फीचर होता है, डाइकॉट लीव्स में मिलता है। इन रेटिकुलेट वेनेशन वेन्स फॉर्म्स आर नेटवर्क, रेटिकुलम का मतलब जाल होता है, तो एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम रेटिकुलम बोलते हैं और उसी के नाम पे रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स, तो वो यहाँ पे वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क। सो द करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा लग रहा है ना? Which of the following cells is leaving at maturity? Yes, मतलब which of the following cells is leaving at maturity? तो सिर्फ ट्यूब एलिमेंट, सी ऑप्शन बता रहे हैं। देखो सिर्फ ट्यूब में अपना कोई न्यूक्लियस होता नहीं है, ठीक है, फिर भी हम उसको लिविंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज लिविंग एट मैच्योरिटी? उसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, जब ये मैच्योर होता है तो कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस से अपना काम चलाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ ट्यूब एलिमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एसर्सन रीजन क्वेश्चन, डाइकॉट स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम आर ओपन, यस। कैम्बियम अगर प्रेजेंट हुआ तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा, नहीं प्रेजेंट है तो नहीं होगा। तो आप बताओ क्या होगा करेक्ट? ए ऑप्शन। तो अभी तक मैंने जितना भी एसर्सन रीजन के क्वेश्चंस कराए हैं सबके आंसर तो मुझे ए ही मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 18, which tissue is responsible for storage and photosynthesis in plant? Parenchyma, sclerenchyma नहीं, parenchyma।
पेरेन्काइमा के एक्चुअली पेरेन्काइमा का जो सेल होता है ना वो आइसोडायमेट्रिक होता है और उसके बीच में कुछ गैप होते हैं। उस गैप में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही करेगा। तो विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज? एक तो ये स्टोरेज का काम करता है एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, पेरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स हार्ट? देखो फ्रॉग कौन सा क्लास को बिलोंग करता है? एम्फीबिया, एम्फीबिया, एम्फीबियंस। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है। तो एम्फीबियंस के केस में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर, ठीक है, जिसमें ऑरिकल डिवाइडेड है, 2 ऑरिकल एंड अनडिवाइडेड वेंट्रिकल होता है। इसीलिए इसका जो सर्कुलेशन होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट 19 का। एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम हैज गिजार्ड? गिजार्ड प्रोवेंट्रिकुलस फंक्शन। तो भाई ये तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। तो ये हो गया, चर्निंग और ग्रास्पिंग के लिए काम करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कैसा लगा? आई होप कि सभी को ये क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, ताकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाएंगे, ठीक है। और देखो, सिंपल क्वेश्चंस बनाने के पीछे मत पड़ना। सिंपल क्वेश्चन तो सबके लिए सिंपल होगा, कुछ डिफिकल्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस को भी बना के जाइए, ताकि अगर क्वेश्चन आपके अनुकूल नहीं भी रहा तो भी आप वहाँ पे कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप अभी से अपनी प्रैक्टिस उस लेवल की करो। टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट जितना ही टाइम है उतने में हम कर सकते हैं। अभी आपने जितना पढ़ लिया इट्स ओके, फाइन। अब आप उसकी प्रैक्टिस करो, बहुत सारे MCQs क्वेश्चंस को देखो, जितने टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप रिव्यू करो, देखो किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप इजी टू टफ सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो। इजी के साथ साथ टफ पे ज़्यादा भी फोकस कीजिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। टफ क्वेश्चंस को हम कैसे चैलेंज के साथ एक्सेप्ट करें और उसे बनाएं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा ये सीरीज़। फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय।